नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं आज का मनोमंथन। क्या इस बार मोदी ब्रांड कमजोर हो गया है? क्या इस बार वक्त पलट गया है? क्यों इंडिया का कॉन्फिडेंस इतना अलग दिख रहा है? जैसे जैसे एक एक चरण बीतता जा रहा है, इंडिया गठबंधन के दावे मजबूत होते जा रहे हैं और यहां तक कि राजनीतिक विश्लेषक भी ये कहने लगे कि गेम पलट गया है। आज उस पर थोड़ा सा मनोमंथन करेंगे कि आखिरकार गेम पलट कैसे गया। जब ये चुनाव शुरू हुआ था, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मोदी जी फिर एक बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, क्योंकि 400 पार का दावा था। लेकिन जैसे जैसे चरण बदले, वैसे वैसे देश का मिजाज बदलता गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्राएं कहीं ना कहीं रंग लाती हुई नजर आ रही है। विपक्षी दलों की एकता कहीं ना कहीं मोदी के भाषणों की झुंझलाहट में झलक रही है। मुजरा, मटन, मछली, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद और भैंस तक की राजनीति करने वाले मोदी जी ये भूल गए कि विपक्ष वास्तविक मुद्दों पर जवाब मांग रहा है। देश के जो मुद्दे हैं वो जनता के सामने उजागर कर रहा है और देखते ही देखते विपक्ष का पलड़ा कब भारी हो गया, मोदी और शाह को पता भी नहीं चला। अब वक्त आ गया है कि जिस राहुल गांधी के अंदाज पर मोदी उनकी नकल कर लोगों को हंसाया करते थे, अब मोदी की नकल करने जितनी अकल राहुल गांधी में भी आ गई है। अखिलेश और ममता तो भारी पड़ ही रहे हैं। बिहार में नए नए आए तेजस्वी यादव भी जमकर निशाने साध रहे हैं। अब हर भाषण के बाद मोदी का मजाक बन रहा है, क्योंकि कभी मोदी जी कहते हैं कि मैं अवतार हूं और परोपकार के लिए आया हूं, कभी कहते हैं गांधी फिल्म से पहले गांधी जी को कोई जानता ही नहीं था। सोचिए, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने भारत देश को आजादी दिलाने में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, उनके लिए मोदी जी ये बोल पड़े कि गांधी जी को गांधी फिल्म से पहले कोई जानता ही नहीं था, जबकि बच्चा बच्चा महात्मा गांधी के नाम से इस देश में वाकिफ है। नरेंद्र मोदी तो बाद में पॉपुलर हुए, लेकिन आज भी देश की सारी नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर है। ऐसे में ये कहना विपक्ष ने आड़े हाथों लिया और हाथों हाथ लिया। हाल ही में उन्होंने ये भी कहा था कि बिहार के दरभंगा में एम्स बनाया गया और इलाज चल रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि दरभंगा में कोई एम्स है ही नहीं। भारत में ये बड़ा राजनीतिक बदलाव 2024 के परिणाम में देखने मिल सकता है, जहां मोदी का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है। अहंकार, अभिमान और मोदी के नाम पर ही चुनाव जीतने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बार मोदी के नाम से नुकसान भी हो सकता है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश में तो सीटें घटने का अनुमान राजनीतिक विश्लेषक पहले ही लगा चुके हैं। अब 7वां फेज जो 57 सीट का है, उसमें अगर इंडिया गठबंधन 40 से 50 सीट अपने नाम करने में सफल हो जाए तो बीजेपी को बहुमत के लिए जोड़ तोड़ करनी पड़ सकती है। दरअसल ऐसा क्यों हुआ? दरअसल ऐसा इसलिए हुआ कि हिंदुत्व का मुद्दा इस बार नहीं चल पा रहा है। इस बार विपक्ष ने महंगाई, रोजगार, पेपर लीक, संविधान में बदलाव, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, अग्निवीर, आरक्षण जैसे मुद्दों को हावी बना दिया और इसलिए अब ये परिणाम काफी दिलचस्प दिखाई पड़ रहे हैं। वैसे 7वें चरण का चुनाव 1 जून यानी कि शनिवार को होना है, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार बंद हो चुका है। शाम 5 बजे ही चुनाव प्रचार थम चुका है। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में अपनी आखिरी रैली की। लोकसभा चुनाव में उन्होंने खूब मेहनत की है। आज 30 मई को लोकसभा चुनाव 2024 की आखिरी रैली को उन्होंने पंजाब में संबोधित किया। ये फतेह रैली पंजाब के होशियारपुर में हुई। पीएम ने इस मौके पर इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन वाले मेरा मुंह ना खुलवाएं, 7 पीढ़ी के पाप निकाल कर रख दूंगा। साथियों, पंजाब वीरों की धरती है, पंजाब शौर्य की धरती है, पंजाब पराक्रम की धरती है, पंजाब पुरुषार्थ की धरती है। लेकिन इंडी गठबंधन के लोग हर कदम पर वीरों का अपमान करते हैं। यही लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के सेना के अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को गली का गुंडा कहा था, और वो सिर्फ जनरल बिपिन रावत का अपमान नहीं था, हिंदुस्तान के हर फौजी का अपमान था, हिंदुस्तान के हर सैनिक का अपमान था।
यही लोग हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर हमारी सेनाओं से सबूत मांगे थे। यही लोग हैं नेहरू के जमाने की 62 की लड़ाई में चीन को क्लीन चिट देकर भारत की फौज का आए दिन अपमान करते रहते हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने हमारी सेनाओं को कमजोर करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। याद कीजिए, देश आजाद हुआ तब से जीप घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, सबमरीन घोटाला हो, आर्मी के लिए ट्रक घोटाला हो, इन लोगों ने हर मौके पर देश की सेना की जरूरतों की चिंता नहीं की, देश की सेना की शक्ति की चिंता नहीं की। इन्होंने लूटने की योजनाएं बनाई, चोरी करने की योजनाएं बनाई, भ्रष्टाचार करके देश के खजाने को खाली करने की योजना बनाई है। ये लोग हैं जिन्होंने तेजस फाइटर प्लेन के प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। यही लोग हैं जिन्होंने बरसों तक सेना के अंदर एकरूपता, एकात्मता लाने के लिए सीडीएस पद के गठन को लटका कर रखा। यही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए जरूरी रिफॉर्म्स नहीं होने दिए। यही लोग हैं जिन्होंने हमारे पूर्व फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन ओआरओपी 40 साल तक झूठ बोला। भाइयों बहनों, और कैसा झूठ, ये सेना के जवानों की आंख में कैसी धूल झोंकते हैं। जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म हुआ, मोदी जी की आखिरी रैली खत्म हुई, वो कन्याकुमारी ध्यान लगाने के लिए चले गए हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार का शोर थमते ही पीएम नरेंद्र मोदी आज कन्याकुमारी पहुंच गए हैं। यहां वे शाम 5 बजे भगवती देवी अम्मन मंदिर में दर्शन पूजा की और इसके बाद विवेकानंद शिला जाकर 1 जून तक वो ध्यान कर रहे हैं। इसी बीच देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पंजाब के मतदाताओं को एक लेटर लिखा है। 3 पेज के इस लेटर में मनमोहन सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना की है और कांग्रेस को वोट देने की अपील की है। पूर्व पीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने चुनाव के दौरान हेट स्पीच का सबसे घिनौना तरीका अपनाया है। इतिहास में आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने समाज के एक खास वर्ग या विपक्ष को निशाना बनाने के लिए ऐसे घिनौने और असंसदीय शब्द नहीं बोले हैं। मोदी प्रधानमंत्री पद की गरिमा और गंभीरता को कम करने वाले पहले प्रधानमंत्री है। यह आरोप है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के। मनमोहन सिंह ने आगे इस पत्र में लिखा है कि पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार ने पंजाब, पंजाबियों और पंजाबियत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मोदी ने कुछ गलत बयानों से मुझे भी जिम्मेदार ठहराया है। मैंने अपने जीवन में कभी भी एक समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग नहीं किया। ये करने का कॉपीराइट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये कहना है मनमोहन सिंह का, जिन्हें गूंगे प्रधानमंत्री कहा करती थी भारतीय जनता पार्टी, और 10 साल तक देश में सफलतापूर्वक मनमोहन सिंह ने राज भी किया। मनमोहन सिंह ने आज एक खुला पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर सीधे सीधे सवाल उठाए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में 28 मई को एक चैनल को दिए इंटरव्यू में यह दावा किया था कि महात्मा गांधी के बारे में दुनिया पहले कुछ नहीं जानती थी, जिसकी बात अभी मैं कर रही थी। रिचर्ड एटनबरो की 1982 की फिल्म गांधी बनने के बाद महात्मा गांधी को पहचान मिली। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग नाथुराम गॉडसे के हिंसा के रास्ते पर चलते हैं वो गांधी को नहीं समझ सकते। महात्मा गांधी को किसी शाखा शिक्षित के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने आज एक वीडियो बनाकर इस मामले प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। शाखाओं में जिनकी वर्ल्ड व्यू बनती है वो गांधी जी को नहीं समझ सकते, वो गोडसे को समझते हैं, गोडसे के रास्ते को अपनाते हैं। गांधी जी पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर
नेल्सन मंडेला, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब लोग गांधी से इंस्पायर हुए। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग गांधी का रास्ता अपनाते हैं, अहिंसा और सत्य के रास्ते पे चलते हैं। लड़ाई सत्य और असत्य के बीच में है, हिंसा और अहिंसा के बीच में है। हिंसा के लोग, असत्य के लोग ना अहिंसा को समझ सकते हैं, ना सत्य को समझते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 52 सीटें जीती थी। 5 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ। 17 प्रदेशों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। दूसरी ओर बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी। 10 राज्यों की लगभग सभी सीटें बीजेपी को मिली, यानी सीटों के लिहाज से बीजेपी का पलड़ा काफी भारी है। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत पार्टी के दिग्गज नेताओं के भाषण के केंद्र में कांग्रेस ही रहती है। हमने 1 अप्रैल से 20 मई तक यानी पिक चुनावी सीजन में पीएम मोदी के प्रोफाइल का एनालिसिस किया, जिसमें उन्होंने 1159 पोस्ट में सबसे ज्यादा बार 200 बार कांग्रेस को निशाना बनाया है। आखिर बीजेपी से 6 गुना छोटी पार्टी कांग्रेस पर इतने आक्रामक मोदी क्यों रहते हैं? 2019 लोकसभा चुनाव में 190 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था। उनमें से 176 यानी 92% सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, यानी देश की 1/3 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। उनमें बीजेपी सैचुरेशन में पहुंच चुकी है। अब यहां कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर इंडिया अलायंस बनाकर चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने अलायंस के लिए उन इलाकों में सीटें छोड़ दी है जहां क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस ने इस बार 328 उम्मीदवार ही मैदान में उतारे हैं, जबकि 2019 में 421 उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने हिंदी पट्टी यानी नॉर्थ और वेस्ट के राज्यों की जिन सीटों पर एक तरफा जीत हासिल की थी, उन्हीं सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस बार सीधी टक्कर है। यानी बीजेपी के विजय रथ को रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के कंधों पर ही है। इस पर द प्रिंट के एडिटर शेखर गुप्ता ने लिखा है कि कांग्रेस जितनी भी नई सीटें जीतेगी, भाजपा के कुल आंकड़े से उतने की कटौती होगी। कांग्रेस की 52 सीटों में अगर 10 और सीटें भी जुड़ती हैं तो बीजेपी के लिए 10 सीटों का नुकसान है, और अगर वो 90 के आंकड़ों पर पहुंच गई तो वो भाजपा के 272 के आंकड़े से नीचे ही रोक सकती है, और कहीं उसे 100 सीटें मिल गई तब तो राष्ट्रीय राजनीति में उथल पुथल हो जाएगी। और इस उथल पुथल का अंदेशा या अनुमान देश को भी लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अंदेशा लग रहा है और देश को अनुमान लग रहा है। राजनीतिक विश्लेषक लगातार इस पर बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सीट्स घट रही हैं। अलग अलग राज्यों के नाम भी आ चुके हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं मिल रहा है। 1 जून यानी शनिवार, आज चुनाव प्रचार तो थम ही गया है। परसों वोट डाले जाएंगे और परसों ही शाम 6 बजे से चुनाव के एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएंगे और ये चुनावी रण और दिलचस्प हो जाएगा। साथ ही 4 जून को आप दिन भर वीएनएम टीवी पर ये कवरेज देख सकते हैं। देश में सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और सुबह 8 बजे से ये वीएनएम टीवी पर आप समूचा प्रसारण लाइव देख सकते हैं। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम टीवी का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। देश का रण, चुनावी रण कौन जीतता है, इसे जानने में हर किसी की दिलचस्पी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। साथ ही एक और ऐलान भी वीएनएम टीवी और वीएनएम फाउंडेशन की ओर से कर दूं। वीएनएम फाउंडेशन 5 जून को हर बार जैसे मनाते ही हैं वैसे मना रहा है विश्व पर्यावरण दिवस, और इस बार हमने खास मुहिम छेड़ी है आपके जन्मदिन को खास मनाने की। जिसका भी जन्मदिन हो 5 जून से ऑनवर्ड्स वो वीएनएम फाउंडेशन के साथ मिलकर एक पौधा लगा सकता है। पौधा लगाए, जन्मदिन मनाए। उस पौधे की देखभाल तो वीएनएम फाउंडेशन और वडोदरा महानगर पालिका करेंगे, लेकिन उसके पौधे के पास जाकर, वो आपके नाम का पौधा होगा, पौधे के आसपास जाकर आपको तस्वीर खिंचानी है, उसकी केयर रखनी है और आपके पौधे को आपकी उम्र के साथ बढ़ते हुए देखना है। आप सब जानते हैं पर्यावरण संजोना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, और इसलिए ये खास मुहिम छेड़ी गई है कि आपके बढ़ते सालों के साथ आपके नाम का पेड़ भी बढ़ता रहे और पर्यावरण संजोने में आपका हिस्सा भी हर साल बढ़ता रहे। वीएनएम फाउंडेशन की इस मुहिम के साथ जरूर जुड़िए और वीएनएम टीवी रोज रोज देखते रहिए। शाम 8 बजे रोज मनोमंथन लेकर मैं आ रही हूं और लोकसभा चुनाव की गतिविधियों से आपको रूबरू करा रही हूं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।